गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बिहार दरोगा का टेस्ट 4 आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट 4। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, तो फिर आगे का टेस्ट लाने में हमें प्रोत्साहन मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया था? तो यह देश था श्रीलंका। उसने अपने स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी को मनाता है। इस दिन 75वें स्वतंत्रता दिवस पर नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी किया था। चलिए सेकंड प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 फरवरी 2023 को किस राज्य में विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में भाग लिया था? तो यह भाग लिया था असम राज्य में, 3 फरवरी को भाग लिया था। चलिए तीसरा सवाल है, दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी है? तो नाम याद रखिए, गैरेथ बेल, बेल नाम है, बेल इसका नाम से बना हुआ है, वेल्स के खिलाड़ी है। ये ट्रिक है, ऐसे वेल्स याद रखिएगा, वेल्स का है ये खिलाड़ी। चलिए 4 नंबर सवाल, पूरा देश किस वर्ष तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से कवर हो जाएगा? ये डॉपलर वेदर मतलब होता है मौसम, यानी मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक रडार लगाया जाएगा जो पूरे देश में कवर हो जाएगा। ये अनुमान लगाया गया है, ये 2025 तक अनुमान लगाया गया, 2025 तक ये पूरा हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल है, 19 जनवरी 2023 को प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ से सम्मानित किया गया था। उसे 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2000 के लिए दिया गया था, वर्ष 2000 के लिए दिया गया था। इसका 2023 में निधन हो चुका है। चलिए 6 नंबर सवाल पे चलते हैं, सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन है? तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला आर्मी ऑफिसर है आर्मी की शिवा चौहान। चलिए 7 नंबर सवाल पे चलते हैं, 8 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस के किस संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये शुरुआत हुई है, ऑप्शन है 18वां, 16वां, 20वां, 17वां सही आंसर है। चलिए हमारा अगला सवाल है, पीएम मोदी ने 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। इसका आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो 108वीं विज्ञान कांग्रेस ये 3 से 7 जनवरी के बीच किया गया था। यह महाराष्ट्र में एक जगह है, नागपुर में यह किया जा रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन। हमारा ऑप्शन है पटना, लखनऊ, नागपुर और अहमदाबाद। तो यह नागपुर यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में, नागपुर यूनिवर्सिटी में ही 2023 में किया गया था। चलिए अगला सवाल है 9वां प्रश्न, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था 11 बच्चों को, 6 श्रेणी में दिया जाता है ये। जैसे पहला श्रेणी खेल है, खेल में, विज्ञान में और ये बहादुरी के क्षेत्र में, खेल में और बहादुरी के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। नवाचार के क्षेत्र में दिया जाता है और समाज सेवा के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्र है, इन 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। चलिए अगला सवाल है 10 नंबर, गांधी असैसिन द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है धीरेन्द्र कुमार झा। 11 नंबर सवाल है, किस राज्य के मुख्यमंत्री हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ मध्य प्रदेश ने किया था, 8 मई 2022 को किया था। याद रखेंगे, 8 मई 2022 को ही किया था लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ। 12 नंबर सवाल है, किस राज्य सरकार ने अगस्त 2022 में ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है? तो समर्थ को लॉन्च करने वाले हैं उत्तराखंड। अगला सवाल है, दक्ष किस संस्था द्वारा संचालित भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग मॉड्यूल है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने एक दक्ष मॉड्यूल लाया था जिससे बैंकों में धोखाधड़ी रोकने के लिए लागू किया गया था। 14 नंबर सवाल है, भारत के मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में कितने चीतों को हस्तांतरित करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत के जो कूनो राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान
से समझौता किया था कि 12 चीते भेजने के लिए दक्षिण अफ्रीका से। चलिए 15 नंबर सवाल, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR का नया आदर्श वाक्य क्या है? तो बच्चे के संरक्षण के लिए, अधिकार संरक्षण के लिए एक वाक्य लाया था, भविष्य रक्षित रक्षिता। 15 का ए नंबर आंसर। 16 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। ये 16 नंबर सवाल है, तांगपे चोगा किस समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो तांगपे चोगा बौद्ध धर्म का मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, मैथ का सवाल है कि एक परीक्षा में शामिल होने वाले 40% छात्र लड़के थे तथा शेष लड़कियां थी। लड़की का उत्तीर्णता प्रतिशत 60% था और कुल उत्तीर्णता प्रतिशत 56% है। तो लड़कियों का उत्तीर्णता प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ भी लड़की लिख दिया है, यहाँ भी लड़की लिख दिया है, यह मिसप्रिंट है, यहाँ लड़का होना चाहिए। लड़का का उत्तीर्णता प्रतिशत 60 है तो लड़की का कितना होगा ये निकालना है हमें। जैसे एक एग्ज़ाम है, इसमें बॉयज़ प्लस गर्ल दोनों मिला करके है। एक परीक्षा में शामिल होने 40% छात्र लड़का है तो लड़का का परसेंट है 40, मान लेते हैं 100 है टोटल, तो 100 में से लड़का का परसेंट कितना हो गया 40, तो लड़की कितना बचेगा 60। लड़का का उत्तीर्णता प्रतिशत दिया है 60%, यानी जो 40 है उसका दिया है 60%। प्रतिशत के लिए नीचे 100 डाल देते हैं, प्लस लड़की का उत्तीर्णता प्रतिशत क्या होगा ज्ञात करना है, तो इसको हम x मान लेते हैं, x प्रतिशत ये निकालना है। जबकि कुल उत्तीर्णता प्रतिशत है 56, बॉयज़ प्लस गर्ल दोनों मिला के 56% पास होते हैं, 100 में 56 पास हो रहा है। चलिए तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटिंग कर देंगे, 6 चौका 24 हो जाएगा, 24 को उस साइड ले जाएंगे तो इधर बचेगा 60x, 1 जीरो काट ही देते हैं इसको, 6x/10 बराबर 56। ये 24 है, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस कर लीजिए, 6 में से 4 गया 2, 5 में से गया 32। अब ये x बराबर 10 को ऊपर लिख दीजिए, 6 को नीचे ले जाइए ऐसे, अब काट दीजिए इसको, 2 तिया 6, 2 कान से 16, 16 दान 160/3, 3 से इसमें भाग दीजिए तो 3 पंचे 15, ये 53.1/3 आ जाएगा। चलिए 18 नंबर सवाल पे चलते हैं। किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यों है? यदि लंबाई 18 सेंटीमीटर है तो आधार का क्षेत्रफल निकालिए। देखिए ये शंकु ऐसा होता है, इसका आधार वृत्त के जैसा गोल होता है, आधार का क्षेत्रफल πr² होता है और इसका आयतन 1/3 πr² h होता है। याद रखेंगे, इसका आयतन 1/3 πr² h होता है। तो आयतन हमें दिया है 924, तो हम यहाँ पे 1/3 πr² h आयतन दिया है 924। हमें आधार का क्षेत्रफल πr² निकालना है, तो πr² का वैल्यू नहीं डालेंगे, इसको हम ऐसे ही रख लेते हैं, आसान होगा निकालने में। h का वैल्यू, h लंबाई, हाइट जिसको बोलते हैं 18 सेंटीमीटर है, 18 डालते हैं, 924 है, नीचे 3 से इसको काट दीजिए, 3 छक्के 18 हो जाएगा। πr² को कुछ नहीं करना है, 6 को या तो ऊपर में काट दीजिए या नीचे ले जा कर के काटिए, ऐसे भी काट सकते हैं आप। 6 से काटिए, 6 एकान 6, बचेगा 3, तो 6 पंचे 30, बचेगा कितना 2, 6 चौक 24, 154। सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल है, 50 लोगों के लिए एक पार्टी का आयोजन किया, उन्हीं के खर्चों पर किया गया, उनमें से 48 लोगों ने प्रत्येक ने 950 का भुगतान किया, जबकि अन्य 2 ने समूह के औसत खर्च से 1200 अधिक भुगतान किया। खर्च किया गया कुल खर्च आपको कितना था ये निकालना है। आइए सवाल में कहता है 50 लोगों के लिए पार्टी का आयोजन किया गया। मान लीजिए कि सबको कहा था कि सबको जो है x रुपीज़ देना है, टोटल खर्च यानी कुल खर्च आपका जो है, हम यहाँ पे लिखते हैं कुल खर्च, यहाँ 2 प्रकार से लिखते, कुल खर्च बराबर कुल खर्च ऐसे लिख सकते हैं। तो बोला 50 आदमी हैं, सबको x रुपया देना है, तो सभी ने 100 रुपया नहीं दिया, 48 लोगों ने 950 रुपया दिया, 48 लोगों ने 950 रुपया दिया, प्लस 2 लोगों ने औसत खर्च से 1200 अधिक भी दिया, यानी 2 लोग तो 100 रुपये दिए ही, प्लस उसने 1200 और दिया, तो 2 आदमी 1200 देगा, तो 2 बार 1200 मिलेगा, तो 2400 एक्स्ट्रा मिल जाएगा, तो प्लस 2400 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो 50x है ये, इधर 2x को इधर ले आएंगे, x वाले को चर एक तरफ पढ़े होंगे आप, 50 - 2, 48 को 950 से गुना कर लीजिए। तो चलिए इसको शॉर्ट में गुना करते हैं ऐसे, 48 को 950, 48 को हाफ कर देते हैं 24,
950 को डबल करते हैं 1900, अब गुना करने में आसानी होगा। 2 जीरो 19 76 के 86 7 38 7 45 45,600 आ जाता है प्लस 2400 है। आपको जैसे आसानी हो गुना कर लीजिएगा इसको। 2x को उधर ले जा चुके हैं, अब दोनों को जोड़ दीजिए। 2 जीरो रहने दीजिए, 4 में 6 जोड़िए, 6 4 10 के जीरो हासिल 1 3 5 8 48,000 आ रहा है। इसे 50 में से 2 घटाइए, ये भी 48x आ रहा है। 48 कटिंग कर सकते हैं तो एक बार में कटिंग हो जाएगा। 3 जीरो बचा हुआ था 1000, x का वैल्यू 1000। आपको निकालना था कुल खर्च इधर भी x का वैल्यू दे के निकाल सकते हैं, इधर भी डाल के निकाल सकते हैं। ये छोटा है, इधर से निकालिए। कुल खर्च 50x, तो 50x है तो 50 से गुना कर देंगे। इसमें 50 गुने 1000 50,000 हमारा आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल रीजनिंग का है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें 3 लेटर है CAB, 3 ही लेटर को आगे पीछे करके लिखा गया है। टोटल स्पेस पहले गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 को हम 3 जगह अगर काटें तो 6 बनता है। तो यह 6 या 3 का यहाँ पे हम डिफरेंस ले सकते हैं। तो ABC 3 लेटर है, 3 का लीजिएगा तो ज़्यादा आसान रहेगा, फटाक से बन जाएगा। 3 लेटर का गैप मिला लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पे 1 लेटर एक्स्ट्रा आ गया। 1 2 3, यहाँ पे हम इसको ऐसे करेंगे 1 2 3 1 2 3। चलिए इसके लिए नियम है कि ऐसा सीरीज आपको 4 है तो 4 ऑप्शन है तो 4 बार लिख लीजिए, चारों को पुट कर दीजिए। तो 4 बार देखने में आपको पता चलेगा कौन सा सीरीज है जो बन रहा है, उसको हम आंसर ले लेते हैं। या फिर आप एक काम कीजिए कि सबसे आसान स्टेप है पहले उस पर बन जाए तो उसी को ले लेते हैं, नहीं तो फिर वैसा काम करेंगे कि अगर CB है तो लेटर कौन छूटा है, इसमें A छूटा हुआ है। BA है, इसमें C छूटा हुआ है। CAB ये पूरा भरा हुआ है। इसमें AC है, B छूटा हुआ है। इसमें C छूटा हुआ है। AC में B छूटा हुआ है। तो हमने क्या क्या लिया, ACB, क्या क्या लिया है, ACB और CB ये लिया। ये ऑप्शन देखते हैं ACB CB, ये हमारा C नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखते हैं। K का वैल्यू ABCD में आप जानते हैं कि A का मान 1 होता है, B का मान 2 होता है, इस तरह से। तो K 11वां अक्षर है, O 15वां लेटर है, S 19 है, W 23 है, A 1 है। सबका वही वैल्यू है लेटर का अल्फ़ाबेट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर एक बार इंग्लिश अल्फ़ाबेट ऊपर लिखता है, अब मान नीचे ऐसे ऊपर नीचे करके जा रहा है, ऐसे ऊपर नीचे करके जा रहा है, तो एक बार अंक नीचे आ जाएगा। तो यहाँ कौन सा अंक होगा ये आपको पता करना है और इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ देखिए 5 5 का 4 का अंतर है, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 यहाँ पे 4 जोड़ेंगे 27, 27वां जो है 27वां लेटर 26 के बाद तो लेटर अल्फ़ाबेट में नहीं होता, तो पहला ही लेटर हम ले लेंगे। 26 के बाद +1 यानी पहला लेटर आ जाएगा। फिर 1 में 4 जोड़ेंगे, 5वां लेटर आ जाएगा। यहाँ पे 5वां लेटर कौन होता है, E 5E हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। W और T परस्पर विवाहित हैं। W और T दोनों शादीशुदा हैं और उनके केवल 2 बच्चे हैं। तो इसको हम लिखते भी चलते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। W T परस्पर विवाहित हैं, ये W है और ये T है, दोनों शादीशुदा है। इसको एरो से दिखा देते हैं। उनके केवल 2 बच्चे हैं, तो 2 लकीर खींच देते हैं। K और M परस्पर विवाहित है। अब KM के लिए भी कहीं पे लिख लेते हैं। यहाँ पर KM परस्पर विवाहित है, उनके 3 बच्चे हैं। इसमें 3 लकीर डाल देते हैं, 3 बच्चे हैं। R S और Y की इकलौती बहन है। यहाँ पे ये हो गया KM परस्पर विवाहित है। अब ये चलते हैं R S और Y की इकलौती बहन है। तो R बहन है S और Y की, इसको अलग से लिख लेते हैं, कहीं पे लिख लेते हैं R S Y की बहन है, इसी पे लिख देते हैं R S Y की बहन है। चलिए T N की माँ है, तो T ऊपर होगा N नीचे होगा। T N की माँ है, T माँ है N की, ये नीचे आ जाएगा। इसमें T था कहीं, यहाँ पे T था, तो T माँ है N की, इसको इसी में डाल देते हैं, यहाँ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। T N की माँ है। चलिए अगला लाइन है, M का भाई N है। M का भाई N है, तो भाई है तो बगल में आएगा। M का भाई है ये N, चलिए N के लिए प्लस आ जाएगा। जो अविवाहित है K R का पिता है, तो K पिता है, K को ऊपर रखेंगे, R को नीचे रखेंगे। इसमें K था कहीं, यहाँ है K पिता है किसका, R का। R यहाँ पे 1 लेटर लिख लेते हैं। R के लिए यहाँ संबंध हमने पढ़ा था R S Y, तो ये सब भाई बहन हैं। R बहन है S और Y की, तो R बहन है S और Y का। चलो ये तीनों तो एक लाइन में आ गया। अगला लाइन है, K R का पिता है, K R का पिता है। K किसका पिता है, R का पिता है। अब इसमें आपको
जैसे संबंध देखना है कि कोई एक दूसरे से मिला होगा। टी का वाई से क्या संबंध है। चलिए इस लाइन को एक बार पढ़ लेते हैं। डब्ल्यू और टी परस्पर विवाहित हैं, चलिए मिल गया। उनके केवल 2 बच्चे हैं, 2 लाइन खींच दिए। के एम परस्पर विवाहित हैं, चलिए ये भी हो गया। उनके केवल 3 बच्चे हैं, चलिए इसके 3 बच्चे हैं। आर एस वाई इकलौती बहन है। टी एन की माँ है, तो टी एन की माँ है। यहाँ भी एन था, यहाँ भी एन है, टी एन की माँ है, तो टी एन की माँ है। तो ये लाइन ये एन प्लस है, ये लाइन सेम ही हो गया। तो ये लाइन को हम यहाँ भी लिख सकते थे, एम की माँ है और ये के बगल में के इसका पति है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसे लिख लेंगे। और ये लाइन हमारा यही हो गया, यही तीनों बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। अब सवाल है टी का वाई से क्या संबंध है। तो टी कहाँ पे है, ऊपर में, वाई कहाँ है, नीचे। तो वाई की माँ ये है, ये और इसकी माँ है, तो माँ की माँ हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, विश्व के प्राचीन 7 आश्चर्यजनक में शामिल झूलता बगीचा कहाँ पर अवस्थित था। चलिए इसके लिए ऑप्शन देखते हैं, झूलता बगीचा कहाँ पर अवस्थित है। हमारा ऑप्शन है असरिया, बेबीलोन, फारस, यूनान। तो सही जवाब है असरिया। 24 नंबर सवाल, फासिस्ट पार्टी के स्वयंसेवक किस रंग की कमीज पहनते थे। तो ये काले रंग के कमीज पहनते थे। जो फासिस्ट पार्टी है यह इटली की पार्टी है, यह 1922 में ये पार्टी बनाई गई थी। इटली की पार्टी है फासिस्ट पार्टी। चलिए अगला सवाल है 25 नंबर। यहाँ पे स्तंभ क के साथ स्तंभ ख को मिलाइए और नीचे दी गई कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। आइए हम स्तंभ को मिलाते हैं। पहला ऑप्शन है भारतीय निर्यात आयात बैंक, इसकी स्थापना 82 में हुआ था, 1982 में। तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। चलिए इसका ये मिल गया, सी का फर्स्ट हो गया। दूसरा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसकी स्थापना 1964 में किया गया था। भारतीय विकास बैंक का 64, औद्योगिक विकास बैंक बी हो जाएगा, इसका सेम आंसर है। बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम 3 का, इसका 55 में किया गया था, ए का 3 हो जाएगा। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड, ये तो लास्ट क्वेश्चन, ये 87 हो जाएगा। डी का 4 हो जाएगा। 3 2 1 4 हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, सी का है 3 2 1 4। चलिए 26 नंबर सवाल है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल कीजिए। चलिए योजना का मेल करना है। प्रथम योजना, ये प्रथम योजना था, इसमें लक्ष्य रखा गया तीव्र औद्योगिकरण का, प्रथम योजना में सामुदायिक विकास का लक्ष्य रखा गया था, तो ए का 2 हो जाएगा। द्वितीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण रखा गया था, बी का 1 हो जाएगा। सी का तृतीय योजना आधारभूत उद्योगों का प्रसार, सी का 3 ठीक है। चतुर्थ योजना था इसका भी ये 5 हो जाएगा, डी का 5 हो जाएगा। पंचम योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसका 4 हो जाएगा। 2 1 3 5 4 ये हमारा ऑप्शन है। देखते हैं 2 1 3 5 4, ये डी नंबर आंसर है। 27 नंबर सवाल है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से प्रकाशित होती है। 28वां सवाल, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। ये दी गई है अनुच्छेद 243 जी के तहत। पृथ्वी स्थित है, तो पृथ्वी किसके बीच स्थित है, ये हमारा सूर्य है। सूर्य के बाद इस तरह से 4 ग्रह रहता है, आंतरिक ग्रह, और 4 होता है बाहरी ग्रह, बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। यहाँ पे होता है बुध, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल। तो आप देख सकते हैं पृथ्वी बीच में है, शुक्र और मंगल के बीच में। ये पहला आंसर हमारा सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। रिंग ऑफ फायर संबद्ध है, ये रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है। तो रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर के किनारे एक ऐसा जगह है जो जूते नहीं, घोड़े के खूर जो होते हैं, घोड़े के खूर के आकार के बनी गई है। ये घोड़े के खूर के तरह होती है ये, और ये इस तरह से घोड़े के खूर के जैसा होती है। ये जो है जगह जो है, इसमें ज्वालामुखी भी होती है और भूकंप भी, दोनों ही आते हैं। इसमें 75% भूकंप और 90% इसमें 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप आती है। तो इसका आंसर 1 2 3 तीनों से संबद्ध हो जाएगा ये, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए 31 नंबर सवाल,
संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में केंटुकी एक राज्य है, इसको ब्लू ग्रास स्टेट भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? जो भी संचार उपग्रह हम यहाँ से छोड़ते हैं ये बहिर्मंडल में चले जाते हैं। आपदा प्रबंधन एक्ट कब बनाया गया था? तो आपदा प्रबंधन एक्ट 2006 में बनाया गया था। 34वां सवाल, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। 35वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन जल की जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं? तो जल के जीवाणु को मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम क्लोरीन वाले कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। क्लोरीन डाइऑक्साइड जैसे COCl2 विरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और ओजोन से गैस से भी हो जाता है, क्लोरामीन से भी हो जाता है। तो प्रयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल पे चलते हैं। असत्य का चयन करना है। दो जगत कैरोलस लिनियस सही है। कैरोलस लिनियस ने बताया था कि संपूर्ण पृथ्वी जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक जंतु विज्ञान, एक तो एक मानव का होमोसेपियंस जैसे हो जाता है, एक प्राणी विज्ञान, एक जंतु विज्ञान, प्राणी जंतु एक पौधा प्लांट। इस तरह से दो भागों में कैरोलस लिनियस ने बांटा था। हेकल ने तीन जगत में बांटा था, ये भी सही है। हेकल ने तीन भागों में बांटा था, पशु पौधे यूकेरियोटिक। एक पौधा प्राणी, ये दो ठो है ही, ये दो ठो रखा ही इसने, प्राणी यानी इसको रखा, इसको पशु भी कह सकते हैं, प्राणी या पशु। दूसरा पौधा, तीसरा यूकेरियोटिक को बनाया था हेकल ने। पारडस चार जगत, ये गलत है, इस चार जगत में नहीं था ये। हिटेकर ने पांच जगत में बांटा था, ये भी ठीक है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, ये पौधा, प्राणी और एक कोशिका, इसको चार भागों में इसने रखा था। इसी को हम लोग कहते हैं, हिटकर के अनुसार पांच जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और दो ठो तो यही हो जाएगा, तीन गो पौधा यूकेरियोटिक, तीन दो पाँच हो जाएगा। ये पांचों भाग को बनाया था ये R.H. व्हिटेकर, इसका पूरा नाम है। चलिए 37 नंबर सवाल है, किसने यह मत प्रस्तुत किया सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है, यानी जितनी भी कोशिकाएं पहले वाली कोशिकाओं से ही बनती है, ये बात रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्रेन्युलोसाइट्स कण में कौन सा कण नहीं आते हैं? तो इसमें लिम्फोसाइट्स नहीं आते हैं। इसमें तीन चीज़ आते हैं, इओसिनोफिलस, बेसोफिलस, न्यूट्रोफिलस। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ईओ, बेसो और न्यूट्रो, ईओ, बेसो, न्यूट्रो, एसोफिलस, बेसोफिलस, न्यूट्रोफिलस। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 39। अमरबेल किस जड़ का उदाहरण है? तो यह अमरबेल चूसक मूल का उदाहरण है। 40 नंबर सवाल, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में असत्य कथन का चयन करना है। हमें प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में असत्य कथन देखना है। यह हरित लवक के ग्रेना में होता है, ये सही है। दूसरा हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। दोनों चीज़ कैसे सही हो सकता है, ये ग्रेना होगा या स्ट्रोमा होगा? तो यह स्ट्रोमा में नहीं होता है, तो हमें असत्य कथन ही चुनना था, गलत ही चुनना है। तो गलत ये है, ये सही हो जाएगा। अभिक्रिया का अध्ययन रॉबर्ट हिल ने किया था, ये भी सही है। इस अभिक्रिया में प्रकाशीय अपघटन के लिए मैग्नीज और क्लोरीन की आवश्यकता होती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। 41 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा संधि ज्वाइंट कोहनी में पाया जाता है? तो ज्वाइंट कोहनी में जो पाया जाता है उसको कब्जा संधि बोलते हैं, यानी हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि, यह हमारे जो है कोहनी में पाया जाता है। कंदुक खल्लिका संधि को याद रखिएगा, ये पाया जाता है कंधा में, कुल्हा में, इन सब चीज़ों पे ये पाया जाता है, कुल्हा में, कंधा में। और जो धुरी संधि है ये गर्दन में, बाह में पाया जाता है। फिसलन संधि ये कई जगह पे पाया जाता है, कलाई में, कार्पल जोड़ में, टखने के टर्सल जोड़ में, इन रीढ़ में भी पाई जाती है। चलिए 42 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आइए सही उत्तर देखते हैं इसका। विरिक, जिसको किडनी हम लोग बोलते हैं, विरिक,
इसका काम क्या है? यूरिया बनाना, CO2 निष्कासन, मूत्र निर्माण, त्वचा। तो ये हमारा जो मूत्र निर्माण होता है ये वृक्क में होता है, तो एक का 3 हो जाएगा। यकृत, इसका काम है यूरिया निर्माण, ये इसका 1 हो जाएगा। श्वेत ग्रंथि त्वचा का काम है, C का 4 हो जाएगा। फेफड़े का काम है CO2 निष्कासन, जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, ये फेफड़े का काम है, तो इसका 2 नंबर हो जाएगा, 2, इसका 2 हो जाएगा। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 हमारा ऑप्शन है C नंबर, सही आंसर। चलिए 43 नंबर सवाल है, किसे प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है? तो थैलेमस को प्रसारण केंद्र भी कहा जाता है। कौन सा कण अस्थाई होता है? तो हमारे जो नाभिक में जो है, जो इलेक्ट्रॉन है ये अस्थाई नहीं होता है, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूट्रॉन तो कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन अस्थाई रूप में रहते हैं। चलिए 45 नंबर सवाल, बीटा किरण का वेग प्रकाश के वेग के कितना भाग के बराबर होता है? तो यह 9/10 के बराबर होता है, 9/10वें भाग के बराबर होता है। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन कर सकता है? ये क्रूक्स कांच, क्रूक्स कांच ऑप्शन देखते हैं। चलिए, क्रूक्स कांच परावैंगनिक किरण को भी विच्छेदन कर सकता है। 47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित यौगिकों में कौन सा एक शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है? तो शांति कारक औषधि के रूप में हम यहाँ प्रयोग करते हैं KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसको सूत्र होता है KBr। इसका उपयोग सबसे पहले मिर्गी के इलाज के लिए 1857 में किया गया था, मिर्गी के इलाज में, लेकिन ये मनुष्य के लिए हानिकारक दुष्प्रभाव है, इसलिए इसको अभी बंद कर दिया गया है वर्तमान में। और इसका इलाज जानवरों में, पशु में, कुत्तों को दिया जाता है जो पागल जैसे हो जाते हैं, जिसका मिर्गी के जैसा दौरा आता है, उसको पोटेशियम ब्रोमाइड शांति के रूप में दिया जाता है। चलिए इस सब का सूत्र थोड़ा देख लेते हैं। एथाइल अल्कोहल का C2H5OH, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, फास्फोरस ट्राईक्लोराइड, फास्फोरस का P होता है, क्लोराइड का क्लोरीन Cl होता है, ट्राई है तो 3 बार लिख देंगे PCl3। चलिए डायनामाइट के अगला सवाल है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले रासायनिक है? तो डायनामाइट में प्रयोग होने वाले रसायन है ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट, ग्लाइसरॉल ट्राइनाइट्रेट। 49 नंबर सवाल है, मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? ये सभी मिश्र धातु है। चलिए मिश्र धातु है कांसा, तांबा और टीना इसका मिश्र धातु होता है Cu+Sn। कांसा में सबसे ज़्यादा तांबा होता है, ये लगभग 90% होता है, जो सबसे अधिक है। इन सभी में जितना है सबसे अधिक है, बी आंसर हो जाएगा। बाकी में देख लेते हैं, पीतल इसका होता है ताज़ा, पीतल का सूत्र याद रखिएगा, ताज़ा पीतल यानी तांबा जस्ता, इसको शॉर्टकट में ताज़ा बोलते हैं, तांबा जस्ता। चलिए तो इसमें 67% तांबा होता है, इसमें कॉपर और जिंक दोनों होता है, ये 67% के आसपास होता है। जर्मन सिल्वर, इसमें इसका सूत्र होता है कॉपर, जिंक, निकेल, ताज़ा निकालो, तांबा जस्ता निकालो। जर्मन सिल्वर इसमें 60% होता है। गन मेटल में लगभग 80 से 85%, कहीं कहीं पे 88% भी लिखा गया आता है। ये तांबा जस्ता और टीन होता है, इसमें 88% के आसपास भी, 85-88 इसी तरह से आता है, गन मेटल में ये पाया जाता है। चलिए 50 नंबर सवाल है, तंबाकू एवं इसके उत्पाद की बिक्री पर पाबंदी लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भूटान ने सबसे पहले पाबंदी लगाया था, याद रखेंगे। पायरिला किस फसल का कीट है? तो पायरिला गन्ना का कीट है। 52 नंबर सवाल है, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क, इसका उदाहरण है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जिसको DVD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। चलिए 53 नंबर सवाल, वर्षा के बाद वायुमंडल में जल की निलंबित बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष बनने के लिए आवश्यक परिघटनाओं में इनमें से कौन सी परिघटनाएं शामिल है? चलिए देख लेते हैं। जैसे कि ये वर्षा की बूंद मान लेते हैं, ये वर्षा की बूंद है, ये सूरज के किरण जैसे आया, अब इसमें गया तो इस तरह से ये पहले मुड़ जाती है, थोड़ा सा ये तिरछा हो जाती है, तो पहले अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन तो इसमें भी है, इसमें भी है। परावर्तन तो होगा ही नहीं, केवल अपवर्तन होगा नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। फिर इसके बाद इस तरह से ये मुड़ जाती है। यहाँ पे प्रकाश की जो किरण इसमें एंट्री करती है तो ये कई भागों में इस तरह से बट जाती है, इस तरह से बट जाती है ये। तो प्रकाश की किरण को जैसे प्रिज्म फैला देता है, प्रिज्म में जैसे जाने के बाद इस तरह से फैला देता है, इस तरह से इसका वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है, तो ये भी होता है।
और 1 विक्षेपण होने के बाद फिर ये ऐसे निकलता है। इसका 2 बार अपवर्तन होता है। पूर्णांतिक परावर्तन ऑप्शन में नहीं है, वो भी हो सकता था पूर्णांतिक परावर्तन, नहीं परावर्तन तो होगा ही नहीं, लौटता नहीं है, इस तरह से अपवर्तन होता है। और ये जो है कुछ किरणें जो है इसका अवशोषित कर लेती है, अलग अलग दिशाओं में इसको फैला देती है, इसको परिकिरणन बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए 54 नंबर सवाल है, किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा। तो हमारे पास फार्मूला है तरंग की आवृत्ति का, आवृत्ति हमेशा तरंगदैर्घ्य का विलोमानुपात होता है। एक फार्मूला है v बराबर n इंटू लेमडा। यह आवृत्ति का उल्टा होता है। आवृत्ति अगर 2 से गुना होगा तो तरंगदैर्घ्य 2 से भाग हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा उल्टा। अगर ये 4 से गुना होगा इसको 4 से भाग करेंगे, 1/4 हो जाएगा। यहाँ 2 गुना है तो आधा हो जाएगा, मूल का आधा हो जाएगा। 54 का डी नंबर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 55 नंबर सवाल है, किसी द्रव की वाष्पन दर किस पर निर्भर करती है। द्रव के तापमान पे, चारों ओर वायु के ताप पे, द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर, उपरोक्त सभी पर। तो आइए इसके लिए हम देख लेते हैं। मान लेते हैं पहले तापमान पर निर्भर करते सोचते हैं कि जैसे कि हमारे पास 2 बर्तन में 2-2 लीटर पानी है। एक बर्तन ऐसा है, ये जैसा भी बर्तन है दोनों सेम ही है, 2 लीटर पानी है। इसका जो है गर्म करते हैं छोटा चूल्हा पे, एक बड़ा चूल्हा ले लेते हैं जिसमें ज़्यादा हीट होती है, ज़्यादा गर्म निकलता है, तो ये पानी जल्दी उबलेगा, ये पानी लेट से उबलेगा। तो ये तापमान पर निर्भर करती है। तो 55 का ए सही आंसर हो जाएगा। और दूसरी बात कि जो जाड़े के दिन होती है उसमें तापमान, अगर चूल्हा सेम भी है तो अगर हम यहाँ कश्मीर में उसी चूल्हा को ले जाके गर्म करेंगे वहाँ ठंडा ज़्यादा होता है, यहाँ पे अगर गर्मी है तो यहाँ पानी जल्दी उबलेगा, वहाँ लेट से उबलेगा। तो यह चारों ओर के जो वायु होती है यानी जिसमें नमी होता है उस पर भी ये निर्भर करती है। तो बी भी सही हो जाएगा। तीसरा है द्रव के सतह के क्षेत्रफल पर। यही 2 लीटर का पानी है, एक को जो ऐसे ही रहने देते हैं, एक 2 लीटर पानी को ऐसा बर्तन से हटाकर एक लंबा बर्तन में रख देते हैं। ये लंबा बर्तन में भी 2 लीटर पानी है, लेकिन इसका सतह का क्षेत्रफल छोटा हो जाएगा, इसका सतह का क्षेत्रफल अधिक है, तो यहाँ वाष्पीकरण की दर अधिक होगी या वाष्पीकरण की दर कम होगी सतह के क्षेत्रफल से। तो इस पर भी निर्भर करता है सतह के क्षेत्रफल पर। तो सी भी सही हो जाएगा। हमारा आंसर है डी, उपरोक्त सभी पर। 56 नंबर सवाल है, दोलन करते समय लोलक के गोलक का वेग शून्य होता है। कहाँ पे शून्य होता है, आइए हम दोलन करते समय लोलक का चलो देख लेते हैं, पहले चित्र देख लेते हैं। यहाँ पर 56 नंबर का ऑप्शन है माध्य बिंदु पर। दोनों ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे, चाहिए पहले दोलक को देख लेते हैं। जैसे एक धागे को किसी सतह से बांध के छत में ही बांध देते हैं, यहाँ पे कोई भारी वस्तु जैसे लोहा पत्थर को बांध देते हैं और इसको जैसे डोलाते हैं, जैसे एक बार ऐसे ऊपर जाएगा, एक बार इस तरह से पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे वापस आ जाता है, फिर इस तरह से ऊपर जाएगा, कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद फिर वापस हो जाता है। तो ये वापस यहाँ जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पे जब दोलक आता है तो फिर वापस ये चला आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद इसका वेग शून्य हो जाता है, अब आगे ये ऊपर नहीं जाता है, फिर वापस रिटर्न आ जाता है। जैसे नाव वाला झूला देखेंगे इस तरह से जाता है, फिर रिटर्न आ जाता है। तो जहाँ पे वेग 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है महत्तम स्थिति पर, इससे ऊपर वो नहीं जा पाता। यही हाल यहाँ भी होता है सेम, यहाँ भी वेग शून्य होता है, 0 हो जाता है। तो यह महत्तम विस्थापन बिंदु पर, दोनों महत्तम विस्थापन बिंदु पर लोलक का वेग शून्य हो जाता है। बी नंबर हमारा आंसर ये पूछ रहा है कि कहाँ पर वेग शून्य हो जाता है। चलिए अगला सवाल है 57 नंबर, जब किसी संकुचित सिलिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल जाती है। मान लेते हैं आपके पास कोई स्प्रिंग है, बड़ा सा स्प्रिंग है, इसको हम संकुचित कर देते हैं, पूरे सटा देते हैं, इस तरह से दबा के रखते हैं। जब इसको छोड़ेंगे तो फिर से ये वापस ऐसा बन जाएगा और इसमें गति आ जाएगी, ये डोलने लगेगा, तो गतिज ऊर्जा इसमें आ जाती है जब संकुचित करके छोड़ते हैं। तो 58 सवाल है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी एसआई इकाई है। तो ये देखते हैं मीटर, इससे तो आपको याद है, अगर है तो आप डायरेक्ट मान सकते हैं कि त्वरण का है। अगर आपको याद नहीं है तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इस तरह से है, प्रति का मतलब होता है बट्टा सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर है, 2 बार सेकेंड हम इसको लिख सकते हैं, या सेकेंड स्क्वायर 2 स्क्वायर है। मीटर किसका मात्रक है, ये दूरी लंबाई का मात्रक है। सेकेंड किसका, समय का मात्रक है। ये 2 बार है तो 1 बार सेकेंड लिख लेते हैं, फिर नीचे में और सेकेंड लिख लेते हैं, 2 बार हम लोग समय डाल देते हैं, ठीक है। तो ये पहला दूरी बट्टा समय चाल या वेग का मात्रक है, तो ऊपर में वेग बट्टा समय भी लिख सकते हैं। समय को दर भी कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इस तरह से आप सोच सकते हैं। अगर इसे याद है तो सबसे अच्छी बात है, समय बचेगा आपका एग्जाम में। 59 नंबर है, इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड। चलिए इसका सही आंसर है नागालैंड। या नागालैंड में इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिए 60 नंबर सवाल पे चलते हैं हम लोग। 60 नंबर सवाल है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 भाग में किया जाता है, किसका लंबाई सबसे अधिक है? तो हिमालय को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। तो सबसे बड़ा होता है इसमें पंजाब, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय। जो नेपाल में है हिमालय, इसका लंबाई जो है सबसे अधिक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। एक और चीज़ जान लेते इसमें, जो नेपाल के हिमालय है ये 2 नदियों के बीच में है। एक काली है, एक तीस्ता नदी। हाँ, काली और तीस्ता नदी के बीच में यह स्थित है। याद रखेंगे, काली और तीस्ता नदी में। 61 नंबर सवाल, फाग किस राज्य का महिला नृत्य है? तो फाग हरियाणा का महिला नृत्य है। अगला सवाल है, बस भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है, ऑप्शन है शिव समुद्रम, चित्रकूट, जोग, होगेनकेल। यह कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम को कहा जाता है। कावेरी नदी कर्नाटक में है ये, और चित्रकूट छत्तीसगढ़ में है। चित्रकूट जलप्रपात जो गरसोप्पा ये भी कर्नाटक में है। ये भी कर्नाटक में है, ये भी कर्नाटक में। ए और डी कर्नाटक में है, लेकिन नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है शिव समुद्रम को। 63 नंबर सवाल है, किस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो काली मिट्टी, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, इसमें नमी धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। 64 नंबर सवाल, जैतून की कृषि को किस नाम से जाना जाता है? जैतून को इंग्लिश में ओलाइव भी बोलते हैं। ओलाइव में जैतून होता है, तो इससे भी याद रख सकते हैं, इसका ओलिवी कल्चर होता है। 65 नंबर, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश क्रमशः नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो यह सिक्किम है। सिक्किम की सीमा 3 देश से मिलती है, नेपाल, भूटान और चीन से। भारतवर्ष में सबसे अधिक वर्षा हिमालय के क्षेत्र में होती है। हिमालय वाला ऑप्शन देख लीजिए, हिमालय क्षेत्र है, तो यही आंसर हो जाएगा 66 का ए। गुप्त संवत का शुरुआत कब हुआ था? गुप्त संवत का शुरुआत 319 से 320 ईस्वी, कहीं पे 319 आता है, 320 आता है। गुप्त संवत ने चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त संवत की शुरुआत किया था। जब गद्दी पर बैठा था तो उसने गुप्त संवत चलाया था। इसने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए 319 का सी हो जाएगा। 68 नंबर सवाल है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर से नहीं किया गया है? तो डॉक्टर अंबेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया था, लेबर पार्टी का गठन किया था, शेड्यूल्ड कास्ट का भी किया था, लेकिन इसका गठन नहीं किया था। तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा। 69 नंबर सवाल है, नोआखाली किस काल में महात्मा गांधी के सचिव थे? नोआखाली महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो इसके समय में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। 70 नंबर सवाल, अजातशत्रु को किस परंपरा में कुनी के नाम से जाना जाता है या विख्यात है? तो ये बौद्ध, जैन, हिंदू, आजीवक। तो जैन ग्रंथों में अजातशत्रु को कुनी कहा गया है। अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। उसने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। सबसे पहला पितृहंता अजातशत्रु ही है ऐतिहासिक काल में। 71वां सवाल, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र था। भारतीयों ने हिंदू पैट्रियट नाम से समाचार पत्र को प्रकाशित किया था। 72वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो हमें जो सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। आइए देखते हैं, चौसा का युद्ध, यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। या 1538 दिया है, जो कि गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। बाकी का देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, ये सही है। बेलगाम का युद्ध 1540 में हुआ था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, इसमें शेरशाह सूरी जीत गया था। खेड़ा का युद्ध 1707 में, और ये भी युद्ध हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच में ही हुआ था। दोनों शेरशाह चौसा और बेलगाम दोनों युद्ध, ये 1539 में, ये 1540 में। इस बेलगाम युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी जो है उसको कब्जा कर लिया था, और ये अपने जान बचा करके हुमायूं भाग गया था। 73 नंबर, विनय पत्रिका के रचयिता कौन थे? विनय पत्रिका के रचयिता तुलसीदास थे। 74 नंबर सवाल, सतलज नदी का पुराना नाम सतुद्री है, याद रखिएगा। बितस्ता किसका है? बिपाशा ब्यास नदी का नाम है। बितस्ता झेलम का है।
आस्किनी चिनाब नदी का है और सतुद्री सतलज का पुराना नाम है। चलिए 75वां सवाल, पागलपंथी विद्रोह वास्तव में किसका विद्रोह था? तो पागलपंथी विद्रोह, यह विद्रोह जो अंग्रेज के समय में शुरू किया गया था, यह 3 जनजाति के द्वारा गारो, होदी और होजोंग, हाँ गारो, होदी, होजोंग, ये 3 जनजाति ने शुरू किया था। ये 75 का सी नंबर आंसर। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है टैगोर साहब ने किए थे, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। 77 का सवाल है, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जब 1919 में चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था तब लॉयड जॉर्ज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। 78 नंबर सवाल है, किसने लिखा था भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? यह सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। अगला सवाल 79 नंबर, वेटले कमीशन संबंधित था या किससे संबंधित? ये श्रम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न पे 80 नंबर सवाल है, शेरशाह किस युद्ध जीतने के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था? तो ऐसा प्रश्न पीछे भी आ चुका है। बिलग्राम का युद्ध 1540 में लड़ा गया था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। इसमें हुमायूं की हार हुई थी, हुमायूं अपनी जान बचाकर भाग गया था। यह युद्ध 17 मई 1540 को हुआ था, याद रखेंगे। उसके बाद जो है दिल्ली की गद्दी पर शेरशाह सूरी बैठ गए थे। चलिए बाकी युद्ध को भी देख लेते हैं। चौसा का युद्ध यह 1539 में हुआ था। ये बिलग्राम युद्ध का युद्ध, कन्नौज के युद्ध, दोनों सेम ही नाम है। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता था हम इसको भी मार सकते थे, कन्नौज का युद्ध। चलिए देवरा का युद्ध यह अप्रैल में लड़ा गया था, 1659 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला सवाल 81 नंबर, किस कमेटी रिपोर्ट के प्रतिवेदन में बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता की चर्चा थी? ये कुछ रोज चर्चा में बनी रही थी, अरुंडेल कमेटी ने ऐसा लिखा था। चलिए 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? आइए हमें गलत ऑप्शन इसमें से चुनना है। तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये बात तो सही कर गलत लग रहा है। वयस्क मताधिकार पर आधारित था ये, क्योंकि बच्चा सब वोट नहीं दे सकता था, बड़े लोग ही वोट देते थे, तो ये गलत है, ये सत्य नहीं है। तो पहला हो जाएगा। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, इसमें डायरेक्ट चुनाव नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है इसमें, तो ये भी गलत है, तो ये भी हो जाएगा हमारा आंसर। यह बहुदलीय निकाय थी, ये तो सही है, गलत नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। 4 नंबर है, अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, ये भी सही है, गलत वाला ही चुनना था हमें, तो 1 2 गलत है, ए नंबर आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल है, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति को, अगर राज्य की सीमा बदलते हैं तो हम सहमति कर सकते हैं राज्य के विधानसभा सदन की, तो ए नंबर आंसर हो जाएगा। 84 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये राष्ट्रपति है और इसका कार्यकाल है। हम देखते हैं ये जो राष्ट्रपति आए थे फखरुद्दीन अली अहमद, संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, इसका कार्यकाल कौन है? तो फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 77 में आए थे, इसका 2 हो जाएगा। एन संजीव, इसको नीलम संजीव रेड्डी पूरा नाम है, एन संजीव रेड्डी को, इसका कार्यकाल था संजीव रेड्डी का 77 से 82, इसका 3 हो जाएगा। जाकिर हुसैन का कार्यकाल था 67 से 69, इसका जो 4 हो जाएगा। बीबी गिरी का 69 से 74, इसका 1 हो जाएगा। 2 3 4 1 हमारा सी नंबर आंसर है, 2 3 4 1। चलिए 85 नंबर सवाल है, भारत के नियंत्रक एवं महालय का परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में किसके जैसा होगा, किसके समान होगा? तो नियंत्रक महालय का परीक्षक है, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल जो है सेम होता है न्यायालय में जो होते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके जैसा होता है। जो जज होते हैं सेम उसी के जैसा उसमें महाभियोग लगाकर हटाए जा सकते हैं। उसमें जैसे लोकसभा है, अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों के सदनों में जो है 2/3 मत से जो है पारित अगर हो जाता है तो वो हटाए जा सकते हैं, उसमें महाभियोग लगाकर हटाए जाते हैं। 85 के बाद 86 नंबर सवाल पर चलते हैं। 86 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो यह लोकसभा का अध्यक्ष कर सकता है। 87 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो उच्चतम न्यायालय की जो आरंभिक अधिकारिता है उसमें भारत सरकार, एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद
ठीक कर सकता है, तो ये सही है, ये आते हैं। दूसरा है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद, उस चुनाव में विवाद पे नहीं आते हैं, तो ये 2 का गलत हो जाएगा। तीसरा है भारत सरकार तथा किसी भी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद, किसी भी संघ क्षेत्र के विवाद में नहीं दखल करेगा। 2 या अधिक राज्यों के बीच का विवाद, ये सही है। 1 और 4 हमारा सही आंसर है, सी नंबर सही आंसर। चलिए 88 नंबर है राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। तो राज्यपाल के वेतन जो दिए जाते हैं किस फंड से दिए जाते हैं, ये आपको बताना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, या इंडिया से, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट से। तो ये फंड जो दिया जाएगा राज्यपाल का, या स्टेट नहीं देगा, सॉरी स्टेट ही देगा क्योंकि स्टेट में कर रहा है, इसको इंडिया नहीं देगा, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा 88 का ए। चलिए 89 का सवाल है 89, कौन सा संवैधानिक निकाय है। तो इसमें आपको संवैधानिक निकाय अनुसूचित जनजाति आयोग है, ये पहला ही सही आंसर है। दूसरा महिला आयोग, ये नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग नहीं है, मानवाधिकार नहीं हो, तो केवल 1 हो जाएगा 89 का ए। चलिए 90 नंबर सवाल है, किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो 53वें संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। 91 नंबर सवाल है, भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 330 में व्यवस्था की गई है। 92 नंबर सवाल है, टड़ेल दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है। तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 93 नंबर सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द एम्च्योर के लेखक कौन है। तो एम्च्योर के लेखक थे एडवर्ड क्लीन। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं जरा, एम्च्योर के लेखक कौन है। ये हमारा ऑप्शन है आर.के. थापर, एडवर्ड क्लीन, एडवर्ड जेकब, डेमन गलगुट, एडवर्ड क्लीन, याद रखेंगे। 94 नंबर सवाल, एवेल पुरस्कार से संबंधित कौन सा कथन सही है। यह गणित का पुरस्कार है पहला, यह नॉर्वे की एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दी जाती है। एक तो संस्था का नाम याद रखेंगे, नॉर्वे का एकेडमी ऑफ साइंस देते हैं, और यह गणित का नोबेल पुरस्कार है। तो 1 और 2 दोनों सही है। इसे 2001 से मनाया जाता है, ये गलत है। चलिए तो हमारा आंसर 1, 2 वाला हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही जवाब है। 95 नंबर सवाल, चिपको आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित कार्यकर्ताओं में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है। तो चिपको आंदोलन से जुड़े हैं चंडी प्रसाद भट्ट, गौड़ा देवी, अमृता देवी, चंद्रगुण, ये सभी चिपको आंदोलन के नेता थे, लेकिन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया था। 96 नंबर सवाल है, किस खेल की टीम ने महिला तथा पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। किस खेल की टीम में होते हैं, महिला पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं। तो ये कॉर्फ बॉल में महिला और पुरुष दोनों खिलाड़ी खेल शामिल होते हैं। 97 सवाल, निम्नलिखित को सही सम्मिलित कीजिए। आइए, ये देश है, ये राजधानी है, इसको राजधानी को जानते हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला, बिल्कुल सही है। यूक्रेन का कीव, ऑस्ट्रेलिया का वियना, चिली का सेंटियागो, ये सभी है। सीरियल 1, 2, 3, 4 ए नंबर आंसर हो जाएगा। 98 सवाल, भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। सम्मिलित कीजिए। ये नृत्य पहचानना है, किस राज्य के नृत्य है। बिहू नृत्य असम की है, 1 का 2 हो गया। कला नृत्य महाराष्ट्र की है, इसका 4 हो गया। बम्बू नृत्य नागालैंड की है, इसका सी का 1 हो गया। डांडिया गुजरात में होती है, इसका 3 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, बम्बू नागालैंड, इसका 1 लिखे हैं। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 सी नंबर हमारा आंसर। 100 लास्ट सवाल हमारा है, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्त, ये हमारा टेस्ट कंप्लीट हुआ। आप लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इसे आगे बनाने में हमें मदद मिलेगी, हौसला आता है। चलिए बाय, थैंक यू।